हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आकाश भैया और आप सभी का स्वागत है रैंक प्लस पे। समझो आज हम फिर से मिले एक नए सेशन पे। आपका जो सफलता सीरीज हमने स्पेशली आपके लिए स्टार्ट किया है, इसका टारगेट क्या है कि एक लेक्चर में पूरा एक चैप्टर हमें कंप्लीट करना है। तो आज जो हम चैप्टर लेकर के आए हैं वो है आपका 12th क्लास का चैप्टर वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज इसका वन शॉट लेक्चर रहने वाला होगा, तो जिसके अंदर हम सारा बेसिक को कवर करते हुए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम फॉर्मुलेस की बात भी करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं उसकी हम बात करने वाले हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चंस की बात भी करने वाले हैं और सबसे पहले थ्योरी हम पूरी कंप्लीट कवर करने वाले होंगे। ठीक है, आपका सिर्फ एक टारगेट बनता है कि आप इस पूरे सेशन को, इस पूरे वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखो, पेशेंस के साथ देखना। लेकिन ध्यान रखना भाई, कोई भी डाउट आए तो थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना या फिर मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, ताकि मैं उनका रिप्लाई जरूर दे पाऊँ आपके लिए। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और क्या क्या टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं, तो जैसे कि मैंने बताया सारे के सारे टॉपिक्स यानी वैद्युत रासायनिक सेल से लेकर के संक्षारण तक के जितने भी टॉपिक्स आपके सारे दिख रहे हैं, इन सभी के सभी को हम कवर करने वाले हैं। जो आपके इंपॉर्टेंट नियम है जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जैसे कि कोलराउश का नियम या फैराडे का नियम, इन पे भी हम पूरी चर्चा करने वाले हैं, ताकि आप हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी अच्छे तरीके से कवर कर पाओ और जो बेसिक वाला पार्ट है उसको भी आप अच्छे तरीके से कवर कर पाओ। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर बात करें वैद्युत रसायन के अंदर, तो यहाँ पर जो सबसे पहला वर्ड जो आपको एक्सेल में सीखना पड़ता है वो है आपका सेल। सबसे पहला वर्ड जो सीखने लायक वर्ड होता है ना, वो असल में आपका सेल होता है। ठीक है, सेल क्या होता है? सेल मतलब बेसिकली एक ऐसी युक्ति को कहा जाता है, अगर सामान्य तौर पे अगर मैं बात करूं, जैसे कि घड़ी के हमारे सेल आते हैं, वो क्या करते हैं, घड़ी के सेल के अंदर केमिकल्स भरे हुए रहते हैं, राइट। और वो जो केमिकल्स है वो आपस में रिएक्शन करते हैं, जिससे कि विद्युत का निर्माण होता है, और वो जो विद्युत होती है उसके द्वारा फिर आपका सेल वर्क करता है, मतलब आपकी जो घड़ी है वो वर्क करती है, राइट। उसी प्रकार से आपके पास जैसे कार की बैटरीज होती है, उसमें भी सेम चीज़ है, केमिकल्स भरे हुए रहते हैं, केमिकल्स के बीच में रिएक्शन होती है और वो उस रिएक्शन से वैद्युत ऊर्जा का निर्माण करता है। तो बेसिकली वो एक प्रकार का सेल कहा जाता है। बेसिक एग्जांपल की बात करें तो सेल क्या होता है, देखो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक ऐसी युक्ति को सेल कहा जाता है जो कि आपके पास दो काम करता है। एक तो आपके पास ये करता है कि वो रासायनिक ऊर्जा को, आपके पास जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको बेसिकली कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में। उसको किस में कन्वर्ट करता है? आपकी वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, और इसका अपोजिट भी कर सकता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सकता है। ठीक है, और इन दोनों प्रक्रमों के आधार पर सेल को असल में हमने दो प्रकार से विभाजित किया हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली सेल का कार्य होता है, वो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में या वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यानी इन दोनों का एक दूसरे में अंतर परिवर्तन करवाता है। वो युक्ति बेसिकली सेल कहा जाता है। अब जो युक्ति मतलब जो सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, उस सेल को बेसिकली आप कहते हो वैद्युत रासायनिक सेल। उस सेल को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वैद्युत रासायनिक सेल। उसको हम बेसिकली वैद्युत रासायनिक सेल के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, और जो युक्ति आपकी वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है वो बेसिकली कही जाती है कौन सी? वो आपकी कही जाती है वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, वो बेसिकली मेरा वैद्युत अपघटनी सेल होता है। और हमारे इस पूरे चैप्टर में अगर देखा जाए तो पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं इन दो सेलों पर बहुत मुख्य तौर पे निर्भर करता है। इसके दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही हैं कि आप वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल दोनों के बारे में आप अच्छे तरीके से नॉलेज गेन करो और इसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हमारे पास कौन से सेल के बारे में? पहले वाला सेल यानी कि विद्युत रासायनिक सेल के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका टास्क तो मैंने आपको बता ही दिया। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है आपके पास जो रासायनिक ऊर्जा है, जो रासायनिक ऊर्जा होती है यानी जो केमिकल रिएक्शन से बन रही है, रासायनिक अभिक्रियाओं से जो ऊर्जा बन रही है उसको बेसिकली ये परिवर्तित करता है आपकी विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो वैद्युत रासायनिक सेल में अगर देखा तो कई प्रकार के सेल हमारे इस कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं, लेकिन हम जिस सेल की बात करते हैं इसके तो सबसे फेमस एग्जांपल है जिसकी अगर हम बात करें तो वो आपका होता है डेनियल सेल। वो कौन सा होता है आपका? डेनियल सेल जो है वो इसका मुख्य तौर का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल कहा जाता है। ठीक है, डेनियल सेल क्या होता है? बेसिकली ये असल में एक प्रकार का ऐसा सेल मानो, जैसे कि इसका एग्जांपल मैं बताऊंगा। इसमें क्या होता है कि आपके पास दो बीकर रहते हैं। बेसिकली दोनों बीकर में क्या रहेगा? हमारे पास दो इलेक्ट्रोड आप आराम से रखते हो। एक इलेक्ट्रोड ये गया और दूसरा इलेक्ट्रोड आपका इस प्रकार से रहता है जुड़ा हुआ। बीकर में दो इलेक्ट्रोड रहते हैं, दोनों को आप वैद्युत अपघटन में डुबो के रखते हो
और इनको आप क्या करते हो, वायर से कनेक्ट करके रखते हो, और इन दोनों बीकरों को भी आप कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हुए रखते हो। तो ये जो बेसिक बनावट होती है ये आपकी रेडियल सेल की होती है। ध्यान रखो, वैद्युत रासायनिक सेल के जो अलग अलग प्रकार होते हैं वो कहीं ना कहीं निर्भर करते हैं सेल की बनावट पे। अलग अलग बनावटों के सेल होंगे तो सेल के प्रकार भी वैद्युत रासायनिक होगा, प्रक्रम सेम रहेगा लेकिन उसको अलग अलग नाम दिया जाएगा। तो जो सबसे ये वाला जो स्टाइल होता है, इस प्रकार की जो बनावट का सेल होता है वो बेसिकली आपका डेनियल सेल होता है। ठीक है, पहली चीज़ तो। और डेनियल सेल के अंदर आप जो सबसे पहला सेल पढ़ते हो, यानी कि अवधि बात है, अगर आप इलेक्ट्रोड या वैद्युत अपघटन को चेंज करोगे तो इसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज बन सकती हैं। बनावट तो ये रहेगी तो डेनियल सेल है, लेकिन इसमें वैद्युत अपघटन कौन सा है, इलेक्ट्रोड कौन सा रहेगा, उसमें अगर आप परिवर्तन करोगे तो अलग अलग सेल देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर जो हमारे पास एग्जाम्पल आप पढ़ते हो वो होता है आपका गैल्वेनिक सेल। ओके, इसके अंदर क्या आता है आपके पास, गैल्वेनिक सेल आता है। ठीक है, और इसको आप वोल्टिक सेल के नाम से भी जानते हो, जो कि आपका सबसे पहला टाइप का सेल होता है जो कि यहाँ पे पढ़ना रहता है। अब पॉइंट है भाई, इसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या सी खास बातें होती हैं, चलिए इसको समझते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ओवरऑल चैप्टर के अंदर। तो ठीक है, तो उसकी बनावट देखो यहाँ पे मैंने साइड में बना के रखी हुई है, जो कि आप डायग्राम देख सकते हो। इवन आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर आपको ये डायग्राम दिख जाएगा आराम से। तो ये डायग्राम बेसिकली किसका है, ये डायग्राम है आपका गैल्वेनिक सेल का। ये किसका डायग्राम है, आपका गैल्वेनिक सेल का। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, देखो ध्यान से इस डायग्राम में देखो हमारे पास दो बीकर रहेंगे, दो बीकर में अपने दो इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड ये रहा और एक इलेक्ट्रोड की छड़ ये रही, ये आपने डुबो के रखी है। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं बेसिकली, इलेक्ट्रोड बेसिकली होते हैं धातु की जो छड़ होती है उसको बेसिकली आप इलेक्ट्रोड कहते हो। जैसे एक तरफ तो आपके पास जिंक धातु की छड़ होगी और एक तरफ होगी आपके पास कॉपर धातु की छड़। तो यानी कि मैंने यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन उनको फिक्स कर दिया, जिंक एंड कॉपर। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, देखो इसमें हमने क्या किया, दोनों को तो हमने वायर से जोड़ दिया। जिंक की छड़ को हम डुबो के रखते हैं, जिंक के लवण के विलयन में उसको डुबो के रखा जाता है। सामान्य तौर पे हमारे पास यहाँ पे जो होता है वो आपका जिंक सल्फेट का विलयन होता है। ठीक है, और कॉपर को भी उसी के लवण के विलयन में रखेंगे, यानी आपके पास यहाँ पे कॉपर सल्फेट का विलयन जो है वो सामान्य तौर पर रखा जाता है। और इन दोनों को आप जोड़ देते हो लवण सेतु होते हैं। ओके, लवण सेतु, यू आकार की जो ट्यूब आपको दिख रही है इसको लवण सेतु कहा जाता है। और इसके अंदर अलग अलग प्रकार के वैद्युत अपघटन भरे हुए रहते हैं, जैसे कि इसके अंदर आपको KCl मिल जाएगा, इसके अंदर आपको KNO3 मिल जाता है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के जो विद्युत अपघटन होते हैं वो बेसिकली यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। इनका काम क्या रहेगा, इनका काम ये रहता है कि यहाँ पर ओवरऑल जो चालकता है वो बनी रहे। देखो इससे सर्किट पूरा हो रहा है अगर देखा जाए तो, है ना। अब देखिए समझिए, तब यहाँ पर ये होता है इस ओवरऑल जो सेल है इस बनावट के अंदर, तो आपको ये देखने को मिलता है कि देखो जिंक की अगर बात करेंगे तो जिंक की तरफ ये होता है कि जो जिंक है वहाँ पर ये होता है कि जिंक बेसिकली यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और जिंक +2 आयन बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। ठीक है, और ये जो घटना जिस इलेक्ट्रोड पे हो रही है, ध्यान से अगर देखा है तो यहाँ पर जिंक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन त्यागे और जिंक +2 आयन बनाएगा, और वो तो आपके कहाँ चला जाएगा, जिंक आपका +2 आयन बनाता है और आपके विलयन में चला जाता है। यहाँ पर जो जिंक है ये तो चला जाएगा आपका जिंक +2 आयन बना करके विलयन के अंदर, और इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बेसिकली इस इलेक्ट्रोड पर आकर के इकट्ठा हो जाते हैं, और जिस कारण से ये जो इलेक्ट्रोड है ये ऋणावेशित हो जाता है। और ध्यान दीजिए, आपके पास वैद्युत रासायनिक सेल में जो इलेक्ट्रोड ऋणावेशित होता है वो बेसिकली आपका एनोड होता है। वो कौन सा है आपका, वो आपका बेसिकली एनोड होता है। एनोड बेसिकली आपका ऋणावेशित इलेक्ट्रोड है। और यहाँ पर कौन सी घटना हो रही है, ऑक्सीकरण। यहाँ पर आपके पास ऑक्सीकरण की घटना देखने को मिल रही है, ध्यान से देखिए, यही तो हो रहा है कि जिंक 0 से +2 में चला गया तो ऑक्सीकरण हो गया। फिर आगे होता ये है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है ये असल में यहाँ से वायर से होते हुए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बेसिकली इस कॉपर की छड़ के पास आते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, विलयन के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, विलयन के अंदर मेरे पास कॉपर +2 आयन रहता ही है। तो वो जो कॉपर +2 आयन है वो बेसिकली इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा, और जिससे कि वो कहाँ चला जाएगा, आपके कॉपर के रूप में इस इलेक्ट्रोड पर जमा होना शुरू हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो कैथोड पे क्या अभिक्रिया हो रही है, तो अगर देखा जाए तो दूसरा वाला जो इलेक्ट्रोड है वो क्या हो जाएगा मेरा, उसको बेसिकली आप कैथोड कहोगे, और इस पर क्या रहता है आपके पास पॉजिटिव आवेश। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि आपके पास ये जो कॉपर +2 आयन होता है बेसिकली ये उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और क्या बनेगा, आपको कॉपर बनाता है। ठीक है, और ये ठोस अवस्था में क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा होना स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है। और यहाँ पर देखो ये जिंक प्लस 2 आपके एक्वस में चला गया, यानी कि जलीय विलयन में चला गया, और यहाँ पर एक्वस से आपका जो कॉपर प्लस 2 आयन है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर में बदलता है, ठीक है। तो ये घटना आपको ओवरऑल देखने को मिलती है। और अगर यहाँ पर कैथोड पर अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर प्लस 2 आयन कॉपर में बदल गया, यानी ऑक्सीकरण में कमी हो गई, यानी यहाँ पर अपचयन की अभिक्रिया आपको ओवरऑल देखने को मिलने वाली होती है। तो इस प्रकार से बात होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का प्रभाव रहता है, और जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रभाव रहता है उसके विपरीत दिशा में आपके पास विद्युत धारा का प्रवाह आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, मतलब बेसिकली यहाँ पर ये हुआ कि आपने देखो कि केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन से क्या बनता है, जो ऑटोमेटिक हुई स्वतः केमिकल रिएक्शन होती है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन बनते हैं। उस इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जैसे गमन कर रहे हैं तो उसकी विपरीत दिशा में फिर विद्युत धारा का गमन होता है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो ये आपका क्या होता है, एक आपका वैद्युत रासायनिक सेल में काउंट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए समझिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ज़रूर ध्यान रखने चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट्स रहते थे समझिए। पहली चीज तो ध्यान आपको जो देना है, देखो वो आपका फोकस होना चाहिए तो कैथोड या एनोड कौन होता है। तो इनकी सारी बातें मैंने यहाँ पे लिखी है कि एनोड पे क्या घटना हो रही है, कैथोड पे क्या घटना हो रही है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हमेशा ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन का गमन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन का गमन आपके जिंक से कॉपर की ओर हो रहा है, यानी कि एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन का गमन होता है। तो एक बात ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन का जो गमन आपको देखने को मिलता है वो कहाँ से कहाँ तक मिलता है, वो मिलता है आपके एनोड, जो कि बेसिकली आपके पास जिंक है, से कहाँ से कहाँ तक हो रहा है आपका कैथोड, जो कि बेसिकली यहाँ पर आपको कॉपर दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से नंबर एक चीज तो। और सेकंड पॉइंट क्या होता है, सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है विद्युत धारा का गमन कहाँ से होता है। अगर हम बात करेंगे विद्युत धारा का गमन, वो कहाँ से कहाँ तक होगा, जैसे कि मैंने बताया इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में, यानी कि कहाँ से कहाँ तक होता है आपके पास कैथोड से एनोड, ठीक है। इस दिशा में आपका गमन होता है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है लवण सेतु का कार्य क्या होता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे आपके पास लवण सेतु की, तो ये बेसिकली क्या थी, आपको याद होगा यू आकार की ट्यूब थी, है ना। यू आकार की जो ट्यूब है वो बेसिकली आपके पास लवण सेतु का कार्य करती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली वैद्युत अपघटय होता है। इसमें क्या होते हैं, विभिन्न वैद्युत अपघटय, विभिन्न प्रकार के जो वैद्युत अपघटय होते हैं वो बेसिकली इसमें भरे हुए रहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि मैंने आपको कुछ लिखवाए थे, एक दो और बता देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर KCl मिल जाएगा, KNO3 मिल जाता है। इसके अलावा एक और नाम होता है, इसका बोलते हैं अगार अगार। ये असल में एक जेल टाइप एक पदार्थ होता है, ठीक है। तो ये भी जो है आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो कुछ बेसिक एग्जांपल जरूर ध्यान रखना, और इनसे क्या बनेंगे, ये बेसिकली करते क्या है, इसका काम ये होता है कि ये ओवरऑल एक तो सर्किट को पूरा करेगा, आपके परिपथ को पूरा करता है, और आयनों के प्रवाह को बनाए रखता है, ठीक है, जिससे कि ओवरऑल विद्युत का प्रवाह चलता रहता है, ठीक है। तो इसका मेन दो कार्य हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। पहला काम क्या है, परिपथ पूरा करता है, परिपथ पूरा करता है। और नंबर दूसरा जो इसका कार्य रहता है वो क्या है, आयनों का प्रवाह बनाए रखता है, आयनों का प्रवाह बनाता है, ठीक है। तो ये मुख्य तौर पे इसके दो कार्य रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करें अगर इसकी रिएक्शन की, तो देखो एनोड या कैथोड पे क्या रिएक्शन है वो तो हमने देख लिया, लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल रिएक्शन की तो यहाँ पे क्या देखने को मिलने वाली है, चलो वो समझते हैं। तो अगर हम बात करें ओवरऑल इस सेल की अभिक्रिया की, अगर हम इसके सेल की अभिक्रिया पर अगर हम बात करेंगे तो वो मैं कैसे लिखूंगा, ऑब्वियसली बात है मैं दोनों को जोड़ दूंगा, एनोड और कैथोड की रिएक्शन को जोड़ दो तो आपको सेल की रिएक्शन मिल जाती है कि भाई ओवरऑल पूरे सेल पे क्या रिएक्शन हुई है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जिंक जिंक प्लस में बदला, कॉपर प्लस 2 कॉपर में बदला, जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या देखने को मिलेगा कि आपके पास जो जिंक है जो कि पहले ठोस अवस्था में था, उसने असल में कॉपर प्लस 2 आयन से एक तरीके से रिएक्शन की जो कि एक्वस में है, रिएक्शन करके क्या हुआ आपके पास
जिंक तो +2 में बदल गया और वो आपके जलीय विलयन एक्वस में आ गया, और आपके पास कॉपर जो है वो आपके ठोस अवस्था में अवक्षेपित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अभिक्रिया देखने को मिलने वाली। अगर हम बात करें कैथोड या एनोड की एक कंबाइंड रिएक्शन की बात, इसको सेल अभिक्रिया आप बोलोगे। ठीक है, अच्छा अब देखो समझो, यहाँ पर कुछ पॉइंट ध्यान रखना। एक तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है, जैसे कि मेरे को बता दिया था। तो ओवरऑल देखा जाए इस रिएक्शन में ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार की आपको पता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया में काउंट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीकरण अपचयन दोनों ही अभिक्रियाएं देखने को मिलने वाली। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की अगर बात करेंगे, देखो जब ये रिएक्शन होती है तो जिस कंडीशन में ये रिएक्शन की जाती है वो मानक परिस्थितियां होती हैं। देखो ध्यान दो, एक वर्ड होता है आपके पास, ध्यान रखना, ये मैं अलग से नोट आपको लिखवा रहा हूँ। एक नोट आता है आपके पास, वो है मानक परिस्थिति का। मानक परिस्थिति ये क्या होता है, मानक परिस्थिति बेसिकली कहा जाता है कि आपने कुछ कंडीशंस जो आइडियल कंडीशन है उसमें आप ये पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। देखो ऑब्वियसली बात है, इस प्रकार से पूरा बनाना, सेट करना, इलेक्ट्रोड फिक्स करना और पूरा रिएक्शन करवाना, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें प्रभावित करती है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, कंसंट्रेशन जो इस विलयन की होगी, जो सांद्रता होगी, वो कहीं ना कहीं सब कुछ प्रभावित करेगी ओवरऑल एक्सपेरिमेंट को, कि होगा भी कि नहीं होगा, ये किस तरीके से होगा, वो सारी बातें इस पर निर्भर करती हैं, डिपेंडेंसी आती है, हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि आप कुछ कंडीशन को आइडियल कर दो, मतलब जहाँ पर एकदम सबसे सही डाटा आपको मिलता है, तो वो आपकी मानक परिस्थिति होती है। तो यहाँ पर मानक परिस्थिति होती है कि एक मोलरता का जो विलयन होगा, सांद्रता क्या होगी, एक मोलरता की। हमने क्या बोला, जो दोनों विलयन है उनकी सांद्रता तो आपकी एक मोलरता हो। ठीक है, जो टेम्परेचर है वो आपका 298 केल्विन का होना चाहिए। ठीक है, और अगर जो प्रेशर भी अगर हुआ इनके, तो वो 1 बार का आपके पास दाब होना चाहिए ओवरऑल। तो ये कंडीशन अगर रहती है तो मानक परिस्थितियां हैं। तो यहाँ पर सबसे सही आपको एक रिजल्ट देखने को मिल जाता है, आइडियल रिजल्ट आपको मिल जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो ऑब्वियसली बात है कि भाई इलेक्ट्रॉनों का गमन हो रहा है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर, तो इलेक्ट्रोड का गमन क्यों होता है, अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो इलेक्ट्रोड का गमन होता है दोनों इलेक्ट्रोड पे जो विभव बनेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इस पर आवेश आएगा, इस पर भी आवेश है, तो इनमें विभव बनेगा, तो उनके विभव का जो डिफरेंस है उस एक रीजन से इलेक्ट्रॉन का गमन होता है। ठीक है, जिसको आप बोलते हो सेल विभव। तो यहाँ पर जो विभव निकल के आता है वो ध्यान रखना, इसका जो सेल का जो विभव होता है जिस एक पर्टिकुलर पॉइंट से, जिसको आप क्या बोलते हो ई सेल, सेल का विभव, वो बेसिकली जो यहाँ पर देखने को मिलता है वो आपका होता है 1.1 वोल्ट। वो क्या होता है आपका, तो जो ई सेल का मान होता है वो बेसिकली आपके पास 1.1 वोल्टेज का रहता है। इस वोल्ट पे क्या हो, मतलब जब अभिक्रिया हो रही है तो दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में ये विभवांतर आपको देखने को मिलता है, जिसको आप सेल विभव कहते हो। ठीक है, एक बेसिक आइडिया के तौर पे हम ऐसे कहते हैं कि असल में जो ई सेल होता है ना, ई सेल वो इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, तो ये एक बेसिक एग्जांपल जो है हम लेकर के चलने वाले होते हैं। ठीक है, ई कैथोड और ई एनोड। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखना। तो आप दोनों इलेक्ट्रॉनों के जो विभव का अंतर रहेगा वो ई सेल होता है। ठीक है, और ये हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मशीन की मदद से आराम से बहुत इजीली यहाँ पर थोड़ा सा सेटअप करके पता कर सकते हो। कैसे करोगे तो उसका मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, आपको और क्लियर होगा। जैसे तो इस डायग्राम पे थोड़ा फोकस करो तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। देखिए जैसे कि यहाँ पर अब अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो देखिए क्या देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये है कि देखो आपके पास ये पूरा सेल है, यहाँ पर अब आराम से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है एनोड से कैथोड की, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस प्रकार से विद्युत धारा अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। और आप यहाँ पर आराम से युक्ति की मदद से पता कर सकते हो कि भाई यहाँ पर क्या वोल्टेज डिफरेंस है, दोनों के विभव का अंतर क्या है, जो कि जैसे कि मैंने बताया कि 1.1 वोल्ट अगर होता है तो रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब देखो क्या यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और किया, थोड़ा सा चेंज करके पता कैसे चला, देखो ये भी समझो। इन्होंने बाहर से एक और विभव लगा दिया और उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, इसको उन्होंने बोल दिया ई बाह्य, मतलब अलग से बाहर से एक विभव लगाया। तो यहाँ पर ये देखा गया कि जो बाहर का जो विभव हमने लगाया है ई बाह्य, ठीक है, ये क्या है, ये इन सेल के विभव के अपोजिट लगेगा। ठीक है, तो अगर उस विभव का मान अगर 1.1 से कम होता है, लेस देन 1.1 हो जाता है, तो मतलब अभी जितने विभव पे काम हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन जिस पावर से एक जगह से दूसरे के एनोड से कैथोड जा पा रहे हैं, आप अपोजिट में पावर लगा रहे हो लेकिन वो उस पावर से कम लग रहा है, क्योंकि 1.1 का डिफरेंस दोनों पे था, तो ऐसे तक तो काम चलेगा। यानी कि अगर आप बाहर का विभव लगाओ
और 1.1 से कम लगाते हो तो क्या देखने को मिलता है, तो रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। आपको ये देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता रहता है जिंक छड़ से कॉपर छड़ की ओर, अतः विद्युत धारा कॉपर से जिंक की ओर जाती है। यानी ओवरऑल रिएक्शन होती रहती है। रिएक्शन में होना यही है कि जिंक तो एनोड पर घुल जाएगा, ऑब्वियसली बात है भाई, जिंक जिंक +2 में जा रहा है तो एनोड पे ही तो घुल रहा है लगातार। आपके जो धातु की छड़ है वो पतली होती चली जाएगी, इसका मतलब ओके। और कॉपर कैथोड पर निक्षेपित हो जाएगा, जिस कारण से ये जो छड़ है वो मोटी भी होती चली जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन जैसे कि मान लो मैंने विभव इतना लगा दिया, कितना, बाहर का विभव मैंने एग्जैक्टली 1.1 वोल्ट जितना लगा दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन जिस विभव से एनोड से कैथोड जाने इसका अपोजिट डायरेक्शन आपने उतना ही विभव लगा दिया, तो ऐसे में क्या होगा, दोनों की बात बराबर, दोनों की शक्तियां बराबर हो जाएंगी, तो क्या है, इलेक्ट्रॉन गमन ही नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे यही लिखा है कि इलेक्ट्रॉनों का या विद्युत धारा का कोई प्रवाह नहीं होता है, इसका मतलब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। आपने अपोजिट डायरेक्शन में इतना विभव बराबर लगा दिया 1.1 वोल्ट का, और अगर आप 1.1 से ज्यादा का विभव लगा दो तो क्या होगा, तो रिएक्शन पलट जाती है। तो बाह्य विभव का मान 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कॉपर से जिंक की ओर हो जाएगा, अपोजिट, जिंक से कॉपर जा रहा था अभी कॉपर से जिंक हो जाएगा, आपने अपोजिट डायरेक्शन में इतना विभव लगा दिया, और ऐसे में विद्युत धारा अपोजिट चलेगी और अब रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। जिंक इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हो जाएगा और कॉपर को कॉपर इलेक्ट्रोड पर वो घुलता जाएगा, अब चीज उल्टी हो जाएगी, ठीक है। और इस परिस्थिति में पहुंच करके आपका ये जो विद्युत रासायनिक सेल था जो पहले खुद से ही केमिकल रिएक्शन करके इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करवा रहा था, अब हमने क्या किया, इस पॉइंट तक आते आते अब हमने इतना उल्टा विभव खुद से लगा दिया, इतनी विद्युत धारा हम खुद से दे रहे हैं कि आपका जो रिएक्शन है हम खुद करवा रहे हैं, वो भी अपोजिट करवा रहे हैं। तो इस पॉइंट पर आकर के आपका जो ओवरऑल विद्युत रासायनिक सेल था वो अभी आपके पास किसमें वर्क कर लेगा, ये आपके विद्युत अपघटनी सेल के समान कार्य करेगा, ओके। अब ये विद्युत अपघटनी सेल है, क्योंकि उसमें क्या होता था, बताया था आपको कि भाई विद्युत धारा प्रवाहित करते हो फिर रिएक्शन होती है, तो हमने अलग से विद्युत धारा दी और फिर हमने अपोजिट रिएक्शन करवा दी, तो क्या ये विद्युत अपघटनी सेल नहीं हो गया, बिल्कुल ही विद्युत अपघटनी सेल है। और शुरुआत में जहां पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, रिएक्शन हो रही थी और आपके पास विद्युत धारा बन रही है, ये है आपका विद्युत रासायनिक, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है विदाउट एनी डाउट, आपसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है। और अगर बाहर के वो बराबर कर दोगे एक्जैक्टली 1.1 के तो रिएक्शन नहीं होती है। इस प्रकार से हम बात करते हैं ओवरऑल सेल की, ठीक है। अच्छा, अब तो ध्यान दो, यहाँ पर एक पॉइंट और भी आता है, वो है आपका सेल का निरूपण करना और आना चाहिए आपको, ठीक है। सेल निरूपण क्या होता है, यानी कि सेल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करेंगे तो ये क्या होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें सेल निरूपण यानी कि सेल रिप्रेजेंटेशन, तो ये क्या रहेगा, देखो मतलब जो सेल की रिएक्शन है उसको आप कुछ सिंबल्स में दिखा रहे हो तो वो सेल निरूपण होता है। अब जैसे कि देखो, अगर हम गैल्वेनिक सेल की बात करें तो रिएक्शन क्या थी हमारे पास रिएक्शन थी कि जिंक +2 है, जो कि आपका जिंक था, मतलब जो कि ठोस अवस्था में था, वो कॉपर +2 आयन जो कि एक्वस में है, रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, जिससे कि आपका जिंक +2 बना लिया जो कि आपका एक्वस है, और आपका कॉपर बना रही है जो कि ठोस अवस्था में। ये रिएक्शन बेसिकली हमारे पास हो रही है। अब सेल निरूपण में क्या होगा, देखिए अगर हम बात करें तो सेल निरूपण कैसे करोगे, तो देखो जिंक पे क्या हुआ, जिंक +2 में बदला जो कि एनोड पे रिएक्शन थी, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि आपका जो जिंक है उसके इलेक्ट्रोड पर क्या हुआ, वो आपका जिंक +2 में बदल गया, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हम चीज़ करते हैं, यानी कि ये जो बीच के जो लाइन है जो आप देख पा रहे हो, ये बेसिकली इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या था, उसकी तरफ एक तरफ ये रिएक्शन हो रही थी और फिर बीच में क्या था, लवण सेतु था। तो लवण सेतु को आप इस प्रकार से दो समानता लाइन से प्रदर्शित करते हो। ये क्या है, बेसिकली आपका लवण सेतु का प्रदर्शन, ठीक है, जो बीच में था। और फिर राइट की तरफ क्या था, राइट की तरफ कॉपर था, कॉपर वाले, इसमें कॉपर +2 कॉपर में बदल रहा है, यानी हमारे पास क्या होता है, जो कॉपर +2 आयन था वो इलेक्ट्रोड पे बदल रहा है, किसमें, कॉपर पे। तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, सेल प्रदर्शन हो जाएगा। और अगेन ये क्या हो जाएगा आपके लिए, फिर से इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो कैथोड या एनोड पे जो रिएक्शन है उसे इस प्रकार से प्रदर्शित करते हो। बस यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, जो लवण सेतु के लेफ्ट में होगा वो आपके पास हमेशा आपको एनोड ही लिखना है, और लवण सेतु के राइट की ओर आपको कैथोड की रिएक्शन लिखनी है, जो रिएक्शन हो रही है। यानी कि जैसे एनोड पे जिंक +2 में बदला तो उसी क्रम में आपको सीधे सीधे लिखना है, और कॉपर +2 कॉपर में जाए तो उसी क्रम में आपको सीधे सीधे लिखना है, और बीच में लवण सेतु का सिंबल आता है, ठीक है, इस प्रकार से। और आपको साथ में बता देता हूँ कि यहाँ पर एक कंडीशन और भी मिल जाती है
कि जैसे कुछ नहीं दिया होता तो मतलब हम क्या मानते हैं कि जो भी जलीय विलयन है, जो जैसे जिंक प्लस 1 कॉपर प्लस 1 जलीय विलयन में था, तो इनकी सांद्रता को हमेशा 1 मानते हो। लेकिन कई बार यहाँ पे आपको सांद्रता दे दी जाती है, यानी कि जैसे कि M1 सांद्रता या फिर जो M2 सांद्रता होगी, जो भी रेगिन के विलयन की सांद्रता वो आपको दे दी जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास ओवरऑल प्रदर्शन किया था। आप चाहो तो यहाँ पे इनकी अवस्थाओं को भी प्रदर्शित कर सकते हो, यानी कि जैसे जिंक है, अवस्थाओं की बात तो जैसे जिंक हमारे पास यहाँ पे ठोस अवस्था में है, यहाँ पर जिंक आपका एक्वस के अंदर है, यहाँ पर कॉपर प्लस 2 आयन आपके एक्वस में है, यहाँ पर कॉपर आपके सॉलिड में है। तो इस प्रकार से आप इनका प्रदर्शन कर सकते हो। तो ये सारी बातें आपकी यहाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आती है, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ हमारे लिए रह जाती हैं। और देखो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर जब इसका जो वोल्टेज रहता है, मैंने को बताया था कि 1.1 वोल्ट पर है, पर वो होता है मानक परिस्थितियों में, मानक परिस्थितियों का वो विभव रहता है, तो उसको आप मानक सेल विभव के नाम से भी जाना जाता है। यानी उसे क्या बोलते हैं? तो देखिए, अगर हम कभी भी वोल्टेज का मेजरमेंट जैसे कि अगर हम कर रहे हैं और वो हमने किया मानक परिस्थिति में, अगर हम मानक परिस्थिति में अगर हम बात करेंगे तो मानक परिस्थिति में क्या बोलेंगे? तो मानक परिस्थिति में बोलते हैं ई नॉट सेल, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? मानक सेल विभव। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ये इक्वल्स टू आपके लिए हो जाएगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, तो ऊपर का जो नॉट का जो सिंबल है, जो आपको सर्कल टाइप, जो जीरो टाइप दिख रहा है या छोटा सा ओ आपको दिख रहा है, ये मानक परिस्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर इस कंडीशन में हम ये लेके चलने वाले हैं कि आपके जो भी विलयन रहेंगे उनकी जो सांद्रता रहने वाली है वो क्या रहेगी? वो आपकी रहेगी 1 मोलरता की। जो टेम्परेचर है वो रहेगा आपका 298 केल्विन टेम्परेचर का। ठीक है, और अगर इनके कोई प्रेशर कहीं पर आता है तो वो आपका 1 बार दाब आपका रहने वाला है। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी फिक्स करके चलने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे पास अगले टॉपिक पे। तो यहाँ तक तो हमारा होता है आपका वैद्युत रासायनिक सेल की बेसिक बातें करें। तो अब थोड़ा थोड़ा करके हम ये समझते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो इसको आगे बढ़ाएगा, और वो है हमारा इलेक्ट्रोड विभव और विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड की अगर बात करें। जैसे कि देखो, अगर वो याद हो कि मैंने यहाँ पे ई नॉट कैथोड या ई नॉट एनोड लिखा है, ये क्या है? ये बेसिकली इनके इलेक्ट्रोडों के स्वयं के विभव है ना। तो इसी को आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोड विभव कहते हो। हाँ, ये मानक परिस्थिति में है तो उनको मानक इलेक्ट्रोड विभव कह देते हो। यानी कि जैसे कि हम बात करें, हमारे पास जैसे जिंक था, जिंक पे क्या रिएक्शन हो रही थी? जिंक पे बेसिकली ये हो रहा था कि आपका जो जिंक है जो कि ठोस अवस्था में, वो बदल रहा है आपके पास जिंक +2 आयन में, और वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है। तो इस दौरान वो जो इलेक्ट्रोड है और वो जो विलयन है उसके बीच का जो विभव होगा वो आपका इलेक्ट्रोड विभव कहा जाएगा। यानी इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? ये मेरे पास होता है इलेक्ट्रोड तथा विद्युत अपघटय के मध्य का जो विभव बनता है, जो भी डिफरेंस बनेगा, वो बेसिकली इलेक्ट्रोड विभव। और ऑब्वियसली बात बनना भी चाहिए। अगर देखो इलेक्ट्रॉनों का अंतर आ जाएगा ना, जिस वजह से विभव बनना शुरू हो जाएगा। आवेश जहाँ पृथक्करण होता है वहाँ पे विभव बनते हैं। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं। तो इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? जैसे कि मैंने बताया, इसको बेसिकली आप प्रदर्शित करते हो ई और आपका जो भी इलेक्ट्रोड है। ठीक है, अब किसी भी रिएक्शन के लिए अगर बात करें तो कैसे इलेक्ट्रोड विभव लिखा जाता है? जैसे जिंक के लिए अगर देखा जाए तो रिएक्शन क्या हो रही है? जिंक +2 में बदल रहा है इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो इसका प्रदर्शन कैसे होगा? तो अगर बात करें इसके प्रदर्शन की, तो ये आपके लिए ज़रूरी रह जाता है, ये आगे बहुत हेल्प करता है। प्रदर्शन कैसे करते हैं? इसको हम लिख देते हैं ई। और देखो क्या हुआ, जिंक +2 में बदला है ना, ऑक्सीकरण हो रहा है ना, तो कैसे लिखोगे? आपके पास जिंक +2, तो ये आपका विभव हो जाएगा। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इलेक्ट्रोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पे जिंक +2 में बदल रहा है, स्लैश का मतलब इलेक्ट्रोड, ये मतलब विभव आपका हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लो मैं, ये तो एनोड की बात हुई, जैसे कि मैंने बताया ये रिएक्शन तो आपके पास एनोड पर हो रही है, जहां पर क्या हो रहा है? आपका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, अच्छा अगर मान लो मैं कैथोड पे लेके चलूँ तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होने वाली है? जैसे कि हम कॉपर वाला एग्जाम्पल लेके चल लेते हैं कि उसमें कॉपर +2 आयन था जिसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और आपके कॉपर में बदला है।
तो इसके लिए इलेक्ट्रोड विभव कैसे लिखेंगे? तो सिंपल सी बात है, देखो भाई यहाँ पर क्या होगा, आपके पास E और क्या हो जाएगा, कॉपर +2 है जो कि बदला है कॉपर में, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, यहाँ पर इसका विभव हमारा बन जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव। अब एक चीज समझो, देखो सिंपल सी बात है, दोनों ही इलेक्ट्रोड विभव है, ये भी इलेक्ट्रोड विभव, ये भी इलेक्ट्रोड विभव, तो अंतर कैसे करोगे? तो अंतर के लिए हम यहाँ पे ये कर देते हैं कि जहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है उस विभव को आप क्या बोलते हो, ऑक्सीकरण विभव। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण था, तो इसको हम ऑक्सीकरण विभव भी कह देते हैं, ऑक्सीकरण विभव। और यहां पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और तब हम विभव की बात कर रहे हैं, तो इसको आप क्या बोल देते हो, तो इसको आप अपचयन विभव भी कह देते हो, अपचयन विभव, ठीक है। हालांकि ज्यादातर केसेस में जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव के लिए, तो बेसिकली हम इस वाले को, अपचयन वाली अभिक्रिया को सही मानते हैं, ज्यादा मतलब ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ज्यादातर केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि आपको अपचयन विभव जब भी बोला जाए, या अगर आपको बोला जाए कि इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है, तो ज्यादा केसेस में आपको अपचयन विभव दिया जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि चेक कर सकते हो, आप सिंबल देख के चेक कर सकते हो, पर इसी को ज्यादातर आप क्या बोल देते हो, इलेक्ट्रोड विभव। तो वहां पर हम अपचयन की जो अभिक्रिया उसको ज्यादा मान्यता दे रहे होते हैं। दोनों सेम ही है, पर मान्यता वाली बात है, ठीक है। और अगेन जैसे कि हमने बताया, यहाँ पर क्योंकि हमने आइडियल कंडीशन नहीं लिया, मानक परिस्थिति नहीं ली, तो आप कुछ भी ऑक्सीकरण या अपचयन विभव बोल देते हो। लेकिन इसी में अगर मैं मानक परिस्थिति ले लूँ, तो इन्हीं को मैं मानक ऑक्सीकरण विभव या मानक अपचयन विभव कहूँगा, और वहाँ पे मैं ऊपर नॉट का साइन लगा दूंगा। कैसे, देखिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो मानक ऑक्सीकरण विभव की बात करें, या अगर हम बात करेंगे हमारे पास मानक अपचयन विभव, ठीक है। तो देखिए, मानक का मैंने क्या बोला, जैसे मतलब मानक मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन आ गई, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस नॉट का सिंबल लगाना है। यानी कि जैसे जिंक के लिए बात करेंगे, तो आप जैसे हमारे पास जिंक +2 था। अगर मुझे मानक में पता करना है, मतलब कि मैंने कंडीशन फिक्स कर दी भाई, सेम एक मोलर सांद्रता रहेगी, 298 केल्विन टेम्परेचर रहेगा, तो ऊपर बस नॉट लगा दो, दैट्स इट। ये मानक ऑक्सीकरण हो जाएगा जिंक के लिए। और कॉपर के लिए क्या हो जाएगा, तो कॉपर +2 था जो कि कॉपर में बदल गया, तो यहाँ पे नोट लगा दो, दैट्स इट। ये मानक अपचयन में बोल देंगे, इतना ही डिफरेंस है, बहुत मिनिमम डिफरेंस है। सिर्फ आपको एक शब्द जोड़ रहा है, और आपको पता कंडीशन हमने आइडियल वाली लगा दी, और कुछ भी नहीं है। वरना एक्सपेरिमेंट तो आप जरूरी थोड़ी 298 पे करो, आप चाहो 0 डिग्री सेल्सियस पे कर लो, 273 केल्विन पे कर लो, आप चाहो 100 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करके देख लो 373 केल्विन पे, तो क्या रिएक्शन नहीं होगी? रिएक्शन होगा, लेकिन आपको जो रिजल्ट मिलेगा, जो विभव मिलेगा, जैसे नॉर्मल आइडियल कंडीशन में 1.1 वोल्ट का विभव मिलता है, वो आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब बस इतना डिफरेंस आता है, कुछ और वोल्टेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। अच्छा, फिर भी ये मैं बता देता हूँ, इसका मतलब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो नोट है, एक थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ये नोट नहीं पता होता, इसलिए वह अक्सर इनके जो सिंपल वाले क्वेश्चन है वो भी गलत करके आते हैं। बहुत ध्यान से समझो। नोट ये कि किसी भी धातु के लिए अगर हम बात करें, तो देखो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, जैसे जिंक धातु की बात करते हैं, जिंक का आपको यहाँ पे ऑक्सीकरण विभव की बात कर रहे हैं, मानक ऑक्सीकरण है ना, जैसे कि E0 जिंक +2 है। मान लो किसी एक दूसरी रिएक्शन हुई जिसमें जिंक का अपचयन हो गया, तो उसके लिए विभव क्या होगा, वो आपके लिए हो जाएगा E0 जिंक +2 जिंक, यही हो जाएगा ना। मतलब जैसे यहाँ पर इस रिएक्शन में जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, मान लो कोई और धातु हो, ठीक है, जिसमें जिंक का अपचयन हो जाए उस रिएक्शन में, तो आप इस प्रकार से विभव लिखोगे। मेरा सवाल है, इन दोनों के बीच का संबंध क्या रहेगा? तो संबंध ये रहता है कि दोनों का परिमाण समान रहता है, केवल साइन अपोजिट होता है। यानी कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तो समान रहेगा, पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, बस इस प्रकार से। तो और ये सिर्फ जिंक के लिए नहीं, सभी प्रकार की धातुओं के लिए होता है। यानी किसी भी धातु का जो ऑक्सीकरण विभव होता है, या चाहे मानक बोल लो चाहे नॉर्मल वाला बोल लो, मानक, जैसे यहाँ पे मानक की बात करके लेके चलो, तो मानक बोल देते हैं कि मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन किसी भी धातु के लिए बराबर ही होगा। ओके, सिर्फ साइन अपोजिट, तो रिएक्शन अपोजिट हो गई है तो साइन बदल जाता है केवल, वरना डाटा बिल्कुल सेम, नंबर बिल्कुल सेम चलेगा। यानी सपोज करो कि जिंक का जो वैल्यू है, अगर मान लीजिए वो आपका, जैसे क्या होता है आपका माइनस का 3 आपके पास रहता है, मान लो लेते हैं कि माइनस का 10 रहता है, सपोज करते हैं, मैं आपको डाटा दिखा दूंगा आगे।
मान लो -10 आपका ऑक्सीजन विभव है, तो वो कितना रहेगा आपका +10। ऐसे करो, सिर्फ नंबर सेम रहेगा, आपको सिर्फ साइन बदलना है इस प्रकार से, ठीक है। और ये किसी के लिए भी कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है हमारे लिए, ठीक है। और क्या समझो, और एक पॉइंट और भी आता है, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि हम अपचयन विभव को इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं, तो इसी आधार पे मानक अपचयन विभव को क्या बोल दोगे आप? मानक इलेक्ट्रोड विभव। सिंपल, इसका आप क्या बोल सकते हो? इसे मानक इलेक्ट्रोड विभव भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ये अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पहले पता होनी चाहिए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट तक आ जाते कि चलो ठीक है, हमें वर्ड्स पता है, हमें चीज़ें पता है, हमें चीज़ें क्लियर भी हैं, अच्छी बात है ना, ये बेसिक डेफिनेशन, बेसिक बातें हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि देखो, अगर टेक्निकली देखा जाए तो हम किसी भी यंत्र की मदद से सेल का विभव हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि मेरे को दिखाते हैं गैल्वेनिक सेल पर फोकस करो थोड़ा सा। जैसे इस डायग्राम पे जब हम आते हैं तो मैंने क्या बोला था, देखो आप बीच में युक्ति लगा करके दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का विभव का अंतर, यानी कि ई सेल या सेल विभव आप ज्ञात कर सकते हो। लेकिन मैं आपको अगर ये कहूँ कि आप किसी एक इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कर लो, कि इस जिंक के इलेक्ट्रोड का विभव आप अलग से बताओ डायरेक्टली, किसी भी तरीके से निकाल के, अब डायरेक्टली नहीं बता सकते हम, डायरेक्टली कभी भी किसी इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात नहीं कर सकते, हम विभव का अंतर ज्ञात करते हैं, जिसको आप ई सेल कहते हो या सेल विभव कहते हो। हम किसी डायरेक्ट इलेक्ट्रोड का स्वेच्छा से डायरेक्टली उसका विभव ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमेशा विभवांतर होता है असल में, ठीक है। विभव भले हम ई सेल विभव बोल रहे हैं, पर टेक्निकली ये दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिखा था कैथोड एनोड का, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे नोट जरूर लगा लो, क्योंकि मैंने यहाँ पे मानक सेल विभव आपके लिए निकाला है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। ये मानक कंडीशन वाला है मानक का। अभी मैं आपको डाटा भी दिखाऊंगा कि आपको मानक में कहाँ देखने को मिलेगा, एग्जैक्टली आप खुद भी निकाल पाओगे, ठीक है। चलिए, तो हम पॉइंट याद, फिर आप किसी इलेक्ट्रोड का विभव कैसे याद करते हो, तो इसके लिए हमारे पास क्या आता है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है, जो कि आपके पास होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये क्या चीज़ है भाई, चलो इसको समझते हैं। SHE, शी, लड़की, वह, आके लड़कियों के लिए वह, ये तो बोलता है शी, ये बेसिकली क्या होता है, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। असल में ये क्या होता है, ये होता है क्या, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बेसिकली ये होता है कि आपके पास ये क्या होता है, एक संदर्भ इलेक्ट्रोड, संदर्भ इलेक्ट्रोड, ठीक है। संदर्भ का मतलब क्या, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि देखो मैंने बताया था कि हम गैल्वेनिक सेल की अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं कि देखो आप दोनों सेल के बीच का अंतर आप निकाल सकते हो, डिफरेंस निकाल सकते हो। लेकिन अगर मान लो मैं स्वेच्छा से एक सेल का विभव मैंने फिक्स कर दिया, सपोज करते हैं, और डिफरेंस मुझे पता है, तो क्या मैं दूसरे सेल का विभव ज्ञात नहीं कर सकता? कर सकते हैं तब तो हम, क्योंकि हमारे पास डाटा पूरा रहेगा। तो हमने क्या लिया, एक इलेक्ट्रोड खुद से बनाया हमने, जिसको हम बोलते हैं SHE, जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड रहता है, और उसका विभव हमने फिक्स कर दिया है। इसका हम क्या विभव फिक्स कर रखा है, हमने बोल रखा है कि भाई अगर हम बात करें SHE का, तो SHE का जो विभव होता है, जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, अच्छा यहाँ पे समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मानक इलेक्ट्रोड विभव से मतलब बेसिकली यहाँ पर हम मानक अपचयन विभव ही कह रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रोड विभव में मैं मानता हूँ ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही आते हैं, पर आप अपचयन वाले को ज़्यादा कंसीडर करते हो। तो इसका जो हमने विभव मान के रखा है, इस इलेक्ट्रोड का डायरेक्टली हमने माना है 0.0 वोल्ट, एग्जैक्टली 0 माना है, ठीक है, ठीक है, 0.0 वोल्ट माना हुआ है, ठीक है। तो देखो दोनों का विभव, जैसे मान लो एक सेल ये रहा, एक इलेक्ट्रोड ये रहा, दूसरा इलेक्ट्रोड ये रहा, एक हाथ में मेरे पास ये आपका इलेक्ट्रोड है आपका SHE का, दूसरे पास मेरा कोई दूसरा इलेक्ट्रोड है, दोनों का विभव मुझे पता है, डिफरेंस मुझे पता है, फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ मैं, और मुझे इसका वैल्यू पता है। तो क्या मैं डिफरेंस और इसके डाटा से, जीरो से, क्या मैं दूसरे वाले इलेक्ट्रोड का विभव याद नहीं कर सकता? कर सकता, ठीक है। अब बात करें इसकी बनावट की, इसकी रिएक्शन की, कि यहाँ पे क्या रिएक्शन हो रही है, तो वो तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, देखिए आराम से भाई, एक बार में देख के क्लियर हो जाएगा ये तो। यहाँ पर क्या रहता है, बेसिकली हमारे पास ये तो वायर है, किसका वायर है? प्लेटिनम का वायर। हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास यहाँ पर रहता है प्लेटिनम का जो वायर है वो यहाँ पर रहता है, ठीक है। और प्लेटिनम के वायर को आपने प्लेटिनम क्या, जो मतलब प्लेटिनम पाउडर है, उससे आपने इसको लेपित किया हुआ है, प्लेटिनम लेपित किया हुआ है इसको अलग से, ओके, उसके पेस्ट से इसको लेप किया हुआ है पूरे तरीके से, ठीक है। और इसको टेस्ट ट्यूब से अंदर लेकर के आ रहे हो, और यहाँ पर आपके पास नीचे एक पत्र है, एक प्लेटिनम का ही पत्र रहेगा, सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम से लेपित प्लेटिनम पत्र, ओके। मतलब आपने प्लेटिनम को बहुत ज़्यादा उसका पाउडर बना दिया है, और उससे उसको आपने एक प्लेटिनम का एक बहुत पतली सी चिप लिया आपने, एक काइंड ऑफ
चिप ले लिया, थोड़ा सा पतला ले लिया, पतला पेपर ले लिया और उसको उसे पूरे तरह लपेट दिया और उसको इस पे इसके टिप पे यहाँ पे लगा दिया और इसको आपने परखने से ढका हुआ है, जहाँ से एक साइड से हाइड्रोजन गैस 1 बार दाब पर अंदर प्रवेश की जा रही है और उस जिस विलियन में इसको डिबो के रखा गया है, ये बेसिकली आपका HCl का विलियन है। कौन सा विलियन है आपका? ये HCl का विलियन है, जिसकी सांद्रता कितनी है? 1 मोलरता जिसकी सांद्रता दी हुई है। ठीक है, अब इस परिस्थिति में क्या करें? देखो, जब हाइड्रोजन गैस यहाँ पर प्रवाहित की जाती है तो जब प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, ये इसके पास आएगा, नीचे आएगा और यहाँ पे रिएक्शन होगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रिएक्शन होगी जिसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, कुछ आपके जुड़ जाएंगे और फिर यहाँ पे जो H+ आयन है, ठीक है, वो क्या करता है? जो HCl के पास क्या H+ आयन, तो वो हाइड्रोजन गैस से H+ आयन ग्रहण करता है, ओके, और वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो H+ आयन को अगेन H2 में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे कि आपके पास यहाँ पे बबल्स बनने स्टार्ट होते हैं जो कि आपके H2 गैस के होते हैं। तो इस प्रकार से ओवरऑल एक रिएक्शन की बात करें, यानी कि अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं तो लिख के रिएक्शन कैसे होती है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन होती है कि आपके पास जो H+ आयन होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आपका ये H2 गैस को ये मुक्त करता है। इस प्रकार से यहाँ पर अभिक्रिया जो है आपको देखने को मिलती है। इसके जो बबल्स हैं वो आपको यहाँ बनते हुए दिख रहे होते हैं, ठीक है। और इस पूरे प्रक्रिया में हम ये कहते हैं कि इस कंडीशन में जो सेल का विभव है, मतलब इस इलेक्ट्रोड का जो विभव है वो आपका 0 होता है, ठीक है। इससे आप ज्ञात कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन ना अगर मैं पता करना हो कि भाई एग्जैक्टली क्या क्या वैल्यूज दी हुए, तो वो हम आगे देखेंगे, उसके लिए बहुत शानदार चीज़ मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इसका थोड़ा सेल प्रदर्शन भी देख रहे हैं। अब रिएक्शन हो रही है तो भाई इसका प्रदर्शन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोड का प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो क्या होगा, देखो H+ आयन H2 में बदल रहा है, लेकिन जो रिएक्शन हो रही है वो कहाँ पर हो रही है? रिएक्शन हो रही है आपके प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे हो रही है। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि आपके पास जो H+ आयन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? आपके H2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और रिएक्शन कहाँ पे हो रही है? आपके प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे। तो आपको प्लेटिनम दिखाना पड़ता है। ये गैस हो गया और ये आपका एक्वस हो गया, जिसकी सांद्रता दी हुई है 1.0 मोलर तक, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम बात करते हैं, इस प्रकार से आपका प्रदर्शन होता है सेम। हालांकि यहाँ पे देखो पहले वाली चीज़ और इसमें बस इतना फर्क आता है कि आपके पास प्लेटिनम इलेक्ट्रोड आपको दिखाना पड़ेगा कि वहाँ पर ये रिएक्शन हो रही है। और हाइड्रोजन गैस की बात करेंगे तो इसका दाब भी हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1 बार का। तो आप वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। दाब कितना है? 1 बार का दाब आपको यहाँ पर दिया हुआ। इस प्रकार से इसका पूरा प्रदर्शन होता है, ठीक है। ओके, अब बात हमारे पास अब ये आता है कि भाई चलो ठीक है, इसका तो मुझे पता चल गया, ठीक है। लेकिन जो अन्य इलेक्ट्रोड की बात करें, अन्य धातुओं के इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे तो फिर उनका फाइनल वैल्यू रहेगा क्या? अब वो तो पता करना पड़ेगा ना। तो देखिए भाई, उसके लिए हमारे पास क्या है? उसके लिए हमारे पास एक श्रेणी होती है जिसका हम बोलते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। और इस टेबल के अंदर सभी जो मैंने बोला कैलकुलेशन करके कि भाई आप एक तरफ SHE को ले लो और एक तरफ दूसरे वाले इलेक्ट्रोड को चूज करो, जिसका भी आपको इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, डिफरेंस पता रहेगा। और ऐसे करके आप हर एक इलेक्ट्रोड के लिए उसका इलेक्ट्रोड विभव कौन सा, वही मानक इलेक्ट्रोड विभव आप ज्ञात कर सकते हो और उसको बेसिकली इस श्रेणी में दर्शाया गया है, ठीक है। इस श्रेणी की बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे अच्छे से। तो देखिए भाई थोड़ा अच्छे से, तो यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर ये रहेगा, देखो नीचे देखो शुरुआत हो रही है लिथियम से, तो उसको आपको नीचे से ऊपर की ओर पढ़ना रहता है। बस ये बता रखना कि लिथियम से शुरुआत हो रही है और आप फ्लोरीन तक जा रहे हो। और बीच में देखो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन भी आता है। कहाँ गया हमारे पास हाइड्रोजन? हाँ बिल्कुल, ये रहा हमारा हाइड्रोजन, जो कि हमारे पास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी हमारे पास आता है और उसके लिए जो वोल्टेज की वैल्यू है ये रही। तो ये जो हाइड्रोजन के वोल्टेज की वैल्यू देखो आपको यहाँ पे 0.0 वोल्ट दी होगी। और इस पे रेस्पेक्ट में जो नीचे हैं उनकी वैल्यू नेगेटिव में और नेगेटिव में बढ़ रही होगी, और जो ऊपर है उनकी पॉजिटिव में वैल्यू बढ़ रही होगी। तो इस प्रकार से हमने वैद्युत रासायनिक श्रेणी को प्रदर्शित किया, ठीक है। तो ये बेसिकली हर एक का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, तो यहाँ पे लिखा है E0 वैल्यू, यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव सभी को दर्शाया गया। और ध्यान से देखो जो रिएक्शन हो रही है वो कौन सी है? हर एक रिएक्शन आप किसी में भी देख लेना, हमेशा अपचयन हो रहा है और अपचयन के आधार पर ये वैल्यू दी हुई है। इसलिए जब मैंने कहा था कि भाई आप मानक अपचयन विभव बोलो या मानक इलेक्ट्रोड विभव के लो, वो एक ही बात बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अपचयन की रिएक्शन के आधार पर ही सभी के इलेक्ट्रोड विभवों को दर्शाया गया, ठीक है। इस प्रकार ये आप अगेन NCERT बुक में फिर से देख सकते हो, बहुत फायदा रहेगा। अब इस टेबल की कुछ खास बातें मैं आपको बताता हूँ, देखो समझो। जैसे कि इस टेबल में मैंने आपको बताया था, इस टेबल में सबसे टॉप पर मेरे पास F2 आता है, नीचे हमारे पास अन्य तत्व हैं, बीच में मेरे पास कहीं ना कहीं H2 आएगा, यानी कि हाइड्रोजन आएगा हमारे पास, और सबसे नीचे की तरफ मेरे पास लिथियम हमारे पास आता है। इस प्रकार से ओवरऑल है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिला कि फ्लोरीन की बात करेंगे तो इसके लिए जो विभव का मान है वो सबसे ज़्यादा धनात्मक है, ठीक है। इसके लिए क्या हमारे पास मैक्स
पॉजिटिव जो वैल्यू होती है। हाइड्रोजन के लिए तो हमें पता है 0.0 वोल्टेज होता है, और लिथियम के लिए होता है आपका मैक्स, या हम बोल सकते हैं मैक्स नेगेटिव, सबसे ज़्यादा ऋणात्मक मान। अच्छा, इनके मान जरूर ध्यान रखना। फ्लोरीन का मान क्या रहता है? फ्लोरीन का मान देखो कितना देखो 2.87 वोल्टेज, तो इसका थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, कि फ्लोरीन की वैल्यू क्या होती है 2.87 वोल्ट, ठीक है। और लिथियम का क्या है माइनस का 3.05 वोल्ट होगा, ठीक है। लिथियम का क्या होता है माइनस का 3.05 वोल्ट रह जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोला जाता है कि देखो जो सबसे नीचे की ओर है, तो इस एक श्रेणी में से आप ऑक्सीकारक या अपचायक व्यवहार की बात कर पाते हो। जैसे कि जो सबसे नीचे की ओर होता है, जिसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है ना, वो आपके लिए क्या होता है, जैसे अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, सपोज करते हैं, है ना, या चलो हम इसे नीचे से ऊपर की ओर पढ़ते हैं, आप ऐसे पढ़ो, ठीक है। तो जो नीचे की ओर होगा वो क्या होगा आपका प्रबलतम अपचायक, ये क्या रहेगा आपके लिए प्रबलतम, ये प्रबलतम अपचायक है। और अगर नीचे से ऊपर जा रहे हो तो अपचायक गुण क्या है वो कम होता चला जाता है, नहीं ऊपर की तरफ क्या रहेगा आपके पास दुर्बल दुर्बल अपचायक। इस प्रकार से, ठीक है। और अगर हम बात करें औपचारिक के अलावा ऑक्सीकरण व्यवहार की, तो वो अपोजिट हो जाता है। जो टॉप पर आता है वो हमारे, अगर हम टॉप टू बॉटम अगर हम चलते हैं इस प्रकार से, तो फिर ऊपर की तरफ जो आएगा वो आपका रहेगा प्रबलतम ऑक्सीकारक, और जो नीचे की तरफ आएगा वो होगा आपका दुर्बल। वो जो है हमारे लिए दुर्बल ऑक्सीकारक हमारे लिए बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमें बात करनी है कि प्रबलतम और दुर्बलतम में ऑक्सीकारक अपचायक व्यवहार आप यहां से बहुत आराम से पता कर सकते हो, और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए इसका थोड़ा सा आपको जरूर ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो यहाँ पर आप ऑक्सीकारक और अपचायक के सही व्यवहार को पता कर सकते हो, ठीक है। चलिए ओके, अब हम बात करते हैं हमारे पास अगले टॉपिक पे, जो कि है मेरा नर्नस समीकरण। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है। देखो नर्नस समीकरण क्या बताया, जैसे कि मैंने को बताया था कि आप अगर गैल्वेनिक सेल वाला एक्सपेरिमेंट अगर कभी भी करते हो, तो अगर आपने वहाँ पे मानक परिस्थिति करी, मतलब आपने टेम्परेचर फिक्स किया, आपने कंसंट्रेशन आपने सांद्रता फिक्स कर दी, आपने जो दाब है वो आपने फिक्स किया हुआ है एक बार का, है ना, तो वो फिक्स करोगे तो वो मानक परिस्थितियाँ हो जाती हैं। लेकिन अगर आप वो कंडीशन को बदलोगे तो वही सेल का विभव का मान बदलता है। तो उसको बताने के लिए नर्नस समीकरण की हम बात करते हैं। यानी ये हमें क्या बताता है, ये बताता है क्या है, ये हमें बताता है कि सेल विभव की किस किस पर निर्भरता दर्शाता है। ये अगर हम बात करें तो ये क्या क्या बताता है, ये हमें बताता है कि सेल विभव की ताप, सांद्रता और दाब। तो वो दाब का ऑप्शन केवल गैस में आता है, ठीक है, क्योंकि गैस ही दाब लगाती है। सेल विभव की ताप, सांद्रता और दाब पर जो निर्भरता होती है वो बेसिकली ये दिखाता है, ठीक है। अब कैसे दर्शाते को समझो। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, जिससे आप किसी भी, चाहे वो कोई भी सेल क्यों ना दिया हुआ हो, आप हमेशा उसका 100% हमेशा करेक्ट सही तरीके से उसका नर्नस समीकरण लिख सकते हो बहुत आराम से। कैसे लिखते हो तो समझिए। तो जैसे कि मालूम है एक रिएक्शन आपको दे रहा हूँ, मैंने आपको रिएक्शन दी, जैसे सपोज करो कि ए कैपिटल ए है प्लस बी कैपिटल बी है, जो बना रहा है आपका सी कैपिटल सी, और आपका बना रहा है डी कैपिटल डी, ठीक है। जहाँ पर स्मॉल में जो ए बी सी डी आपको दिख रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, वो तो आपके हैं रस समीकरण में गुणांक, और कैपिटल जो ए बी है वो अभिकारक, और कैपिटल सी और डी है वो आपके उत्पाद हैं। तो नर्नस समीकरण ऐसे लिखते हैं कि जो ई सेल होता है इक्वल्स टू होता है ई नॉट सेल, यानी कि आइडियल कंडीशन में जो भी सेल विभव रहा होगा, माइनस आर टी अपॉन एन एफ, और आपके पास हो जाएगा एल एन, क्या हो जाएगा उत्पाद की सांद्रता। तो आइडियल कंडीशन बता रहा हूँ पहले आपको, ठीक है, और फिर इसी में हम चेंज करेंगे, और बटे क्या होता है आपके पास अभिकारक की सांद्रता,
ठीक है। और इसकी पावर y और x, y और x क्या है मतलब इनके रस समीकरणमिति गुणांक है, ठीक है। y और x क्या है मेरे पास यहाँ पे रस समीकरणमिति जो गुणांक होंगे। ये क्या होते हैं बेसिकली इनके रस समीकरणमिति गुणांक हमारे कहे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए समझिए, अब सबसे शानदार चीज समझिए, जैसे कि ये आपका सबसे बेस्ट जनरल रिएक्शन है जो आप आई थिंक नोट कर सकते हो अभी तक के लिए सबसे शानदार। इसी में मैं हर टाइप के सेल के लिए आप यहाँ पर आराम से उसका डाटा लिख सकते हो और ये हर एक जगह पर बराबर वर्क करेगा। जैसे कि मान लो मैं इसी रिएक्शन की बात करूँ तो मैं एक सपोज एक रिएक्शन दी हुई है, अब इसके लिए अगर देखा जाए तो ई सेल क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ई सेल का मान वो होगा असल में आपके पास ई नॉट सेल माइनस का आर टी अपॉन एन एफ। उत्पाद कौन है, सी और डी, जिनके रस समीकरण होता है क्या है, सी स्मॉल सी और स्मॉल टी। तो क्या बोलेंगे आप इसे बोलोगे एल एन, तो सी की सांता की पावर स्मॉल सी, डी की सांता की पावर स्मॉल डी अपॉन अभिकारक कौन है, ए और बी, और उनके गुणांक क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो क्या हो जाएगा, तो ए की सांता की पावर स्मॉल ए और बी की सांता की पावर स्मॉल बी। इस प्रकार से जो है आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। ये अच्छा नोट में बताता हूँ वैसे एल एन का मतलब क्या होता है, एल एन का मतलब बेसिकली लॉग ही होता है और लॉग ई आधार वाला होता है, ठीक है। लॉग कौन सा होता है आपका, ये ई आधार, ठीक है। और अगर आप बात सोचो कि भाई लॉग 10 कब आता है, तो लॉग 10 तब आता है जब 2.303 से गुणा करते हो, यानी कि हम ऐसे कहते हैं कि जो लॉग ई होता है, तो इसको मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ कि जो लॉग ई होता है वो होता है 2.303 और इनटू में लॉग 10, इस प्रकार से यहाँ गुणा करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ तो आप देखो क्या देखने को मिलेगा, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ई सेल इक्वल्स टू हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग 10 बेस पर सी की सांता की पावर स्मॉल सी, डी की सांता की पावर स्मॉल डी अपॉन में ए की सांता की पावर स्मॉल ए और बी की सांता की पावर स्मॉल बी, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो घटना है आपको ओवरऑल मतलब ओवरऑल जो परिस्थिति फॉर्मूला आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब तो समझो यहाँ पर वैसे एक चीज़ और भी आती है, फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ क्या, कि वैसे अगर आप चाहो तो ये जो ओवरऑल जो सांता का जो अनुपात आपको देखने को मिला है इसको आप कैपिटल क्यू भी कहते हो, जिसको आप अभिक्रिया भागफल कहते हो। यानी कि ये जो पूरा डाटा मैंने यहाँ पे लिखा है, बहुत ध्यान से समझना, ये वाला पार्ट जो मैं ग्रीन पे यहाँ पे लिख रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ, आपको अलग से हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको बेसिकली क्यू भी लिख सकते हो, जो क्या होता है आपका अभिक्रिया भागफल। इसको अभिक्रिया भागफल के नाम से भी जाना जाता है। इस रिएक्शन में चाहूँ तो एक बार फिर से लिख सकता हूँ और सबसे बेस्ट वे में, यानी कि देखो कैसे लिख सकते हैं। और अच्छा देखो एक बात समझो, यहाँ पर एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि देखो आर और टी और एफ का मान आप रख सकते हो, ठीक है। आर आपका गैस स्थिरांक होता ही है, ठीक है। टी का टेम्परेचर मुझे पता है भाई 298 केल्विन टेम्परेचर रहेगा आपके पास, सपोज करें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और एफ है आपके पास फैराडे जो होता है, जिसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलाम। तो इन सब वैल्यूज़ को रखूँगा और थोड़ा कैलकुलेशन करूँ तो मैं इसका और अच्छा वर्जन देख सकता हूँ। कैसे, तो हमारे पास आ जाएगा जो इसका अगला वर्जन आता है जो काफ़ी शानदार है, और एक छोटा फॉर्मूला जो आपको देखने को मिल जाता है वो मिलता है कि जो ई सेल होता है वो क्या होता है, वो होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, और इसको हम क्या लिखते हैं लॉग 10 बेस पर मैं चाहता हूँ क्यू भी लिख सकता हूँ। ये लीजिए, ये आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन है जो कि आपको देखने को मिलता है ओवरऑल सबसे ज़्यादा। और ये पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्टली, ये समीकरण पूछ सकता है। काफ़ी सारे बच्चों को क्यू पता ही नहीं है, क्यू है क्या, बस लिखा हुआ है। क्यू का मतलब अभिक्रिया भागफल, रिएक्शन क्वोशिएंट कहते हैं। तो ये उत्पाद और अभिकारक की सांद्रता के अनुपात को ही कहा जाता है। तो चाहूँ तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ उत्पाद और अभिकारक की सांद्रता का जो अनुपात है जो दिख रहा है, इसी को अभिक्रिया भागफल कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो ये वाला आपको फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना है, सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको मत जाने देना हाथ से, ठीक है। अब
यहाँ पर देखो एक कंडीशन आती है। कंडीशन कब आती है कि आपको जो रिएक्शन है मान लो हो रही है, लेकिन किसी पॉइंट पर आकर के समझ करो कि वो साम्यावस्था में पहुंच जाए। तो अगर इसी सेम में सुपरस्टार डाल दो भाई यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे क्या हो जाए साम्यावस्था की कंडीशन अगर आ जाए इसी में और अगर ऐड करें तो साम्यावस्था की कंडीशन में क्या हो जाता है, साम्यावस्था की कंडीशन में ये हो जाएगा कि आपके पास जो Q होता है ना अभिक्रिया भागफल, उसको आप K कह देते हो। ये क्या होता है आपका साम्यावस्था स्थिरांक। तो इसे आप साम्यावस्था स्थिरांक कह देते हो इसी सेम चीज को, ठीक है। इस प्रकार से नंबर एक बात। तो दूसरी चीज ये, इसके अलावा साम्यावस्था की स्थिति में जैसे कि मैंने बताया था कि भाई रिएक्शन रुक जाती है, यानी कि जो ई सेल का मान जो होता है ना वो असल में 0 हो जाता है, 0 वोल्टेज। ये दो कंडीशन होती हैं। तो इन दोनों कंडीशन को मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ तो क्या देखने को मिलेगा, देखो बहुत शानदार और एक नया समीकरण आता है। तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपॉन n log 10 बेस पर k, ठीक है। थोड़ा सा इसको अगर मैं लेफ्ट राइट यानी साइंस को थोड़ा सही कर दूं तो कैसे देखने को मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन n log 10 बेस पर k। तो ये आपको फॉर्मूला मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप किसी भी सेल के लिए अगर आपको ई नॉट का मान पता है और n फैक्टर यानी कि आपको कितने इलेक्ट्रॉन ओवरऑल प्रतिस्थापित हो रहे हैं, अगर ये आपको पता है तो आप आराम से k का मान उस एक सेल के लिए पता कर सकते हो। जैसे कि चलिए हम बात करते हैं हमारे पास गैल्वेनिक सेल की, चलो हम बातें करते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें मैं यहाँ पे गैल्वेनिक सेल की, क्योंकि गैल्वेनिक सेल के लिए तो हम लोग जानते हैं, गैल्वेनिक सेल के लिए अगर हम बात करेंगे तो क्या आता है, तो हम जानते हैं कि जो ई नॉट सेल का मान होता है, अगर हम बात करें हमारे पास तो ई नॉट सेल का मान हम जानते हैं जो कि आपके पास कितना होता है 1.1 वोल्टेज होता है। तो अगर मैं यहाँ रखूंगा थोड़ा सा, और n का मान क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉनों का प्रतिस्थापन हो रहा है, ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन का। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो बात तो वही होगी ना। तो यानी कि अगर देखा जाए हमारे पास यहाँ पे तो क्या निकल के आएगा, तो आ जाएगा कि 1.1 इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन 2 और log 10 बेस पर k। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे k की वैल्यू। इसको सॉल्व करने पर k की वैल्यू मिलती है 2 × 10⁻37। ये वैल्यू आपको मिलती है, और ये आपको ज़रूर डायरेक्टली याद करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, डायरेक्टली भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर आपसे अगर ड्राइव करने वाली बात है तो डेरिवेशन ऐसे ही चलता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है आपको, एंड एंटी लॉग लेने के बाद आपको k की वैल्यू मिल जाती है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ये आपको भाई देखो ज़रूर ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ। ये मतलब ऐसी चीज़ें जो होता है डायरेक्ट क्वेश्चन, कि भाई अगर आपको एग्जाम में कुछ क्वेश्चन कुछ पार्ट ऐसे होते हैं, कुछ डाटा ऐसा होता है जो डायरेक्टली जितना पता रहे उतना आपके लिए अच्छा रहता है। तो ये आपके लिए रहता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब देखो समझो, अब इसके बाद एक पॉइंट और आता है कि यहाँ पर हम थोड़ा सा देखो, इस चैप्टर के अंदर हमने साम्यावस्था का टॉपिक जोड़ दिया, इसके अंदर ऊष्मागतिकी भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि भाई ऊर्जा परिवर्तन है तो ऊष्मागतिकी ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ऊष्मागतिकी में हम बात करते हैं हमारे पास गिब्स ऊर्जा की। गिब्स ऊर्जा ये थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, जिसको बेसिकली आप डेल्टा जी से प्रदर्शित करते हो। तो डेल्टा जी क्या होता है हमारे लिए, तो ये हमारा फॉर्मूला आता है कि जो डेल्टा जी होता है इक्वल टू होता है माइनस का NF ई सेल, इसके ये बराबर होता है, ठीक है। ये थोड़ा ज़रूरी है, ठीक है, ध्यान दीजिए। कोई भी, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपका जो वैद्युत रासायनिक सेल है अगर वो काम करने वाला स्वयं से ही, तो कोई भी प्रक्रम प्रकृति में स्वयं से ऊष्मागति के अनुसार तभी कार्य करेगा जब डेल्टा जी का मान नेगेटिव होता है। यानी कि ये वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके लिए, नेगेटिव, ठीक है। तो अगर ये नेगेटिव है तो भाई n और f तो पॉजिटिव नंबर है, तो ई नॉट सेल ई सेल हमेशा क्या होना चाहिए आपका, हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए तभी। और ऐसी अगर स्थिति देखने को मिलेगी तो दोनों क्या बोलेंगे कि प्रक्रम क्या हो जाएगा भाई आपका स्वतः हो जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी यहाँ पे मस्ट हो जाती है। स्वतः प्रक्रम की कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशन होती है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर मान लो अगर मैं यहाँ पे आदर्श परिस्थिति में बात करूँ तो आदर्श परिस्थिति में कर लो, यानी कि मानक परिस्थिति में। और अगर हम बात करें कि डेल्टा जी नॉट क्या रहेगा मानक परिस्थिति में, तो माइनस का NF और ई नॉट सेल आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ भी कर सकते हो, ठीक है। और क्योंकि हम लोग ई नॉट सेल का ये वाला फॉर्मूला जानते हैं तो आप इसको भी चाहे तो रख के ट्राई कर सकते हो और आपको अगेन
सेम फॉर्मूला थोड़ा सा आगे बढ़ने मिल जाता है, हालांकि उस तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए अगेन इंपॉर्टेंट रह जाता है, आपके एग्जाम में ये पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल ये रह जाता है। ठीक है, अगर जैसे इनकेस अगर मालूम है ई नॉट सेल का ये डाटा रखूँ तो क्या देखने को मिलेगा, मैं बता देता हूँ। तो आपको देखने को मिलता है, और डेल्टा जी नॉट क्या होता है आपके पास, देखो वो हो जाएगा माइनस का 2.303, और क्या हो जाएगा आपके पास आर टी लॉग 10 बेस पर के। ये फॉर्मूला आपका बनता है असल में। ठीक है, ये क्या आपका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर आपके लिए बन जाता है। ठीक है, तो दोनों ही फॉर्मूले भाई देखो अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट, एक तरफ मैं साम्यावस्था स्थिरांक की बात कर रहा हूँ, एक तरफ ई नॉट सेल यानी कि मानक सेल वेव की बात भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होते हैं जो कि इस चैप्टर में पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं, और आपको अच्छे से आना चाहिए। एक बार मैं चाहूँगा ज़रूर थोड़ा सा इनको देखिएगा आप।